हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी जी। क्या जरूर है। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बाढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर बाढ़ क्या होता है, ये कैसे हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है, किस प्रकार आती है, इसके आने के पीछे कौन कौन से कारण हैं, और भारत में जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। यदि हम बाढ़ की बात करें, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लड। क्या कहते हैं? फ्लड। और यहाँ पे आपको एग्जाम में यहाँ से 2-3 टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यदि शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा आपसे, तो बाढ़ बाढ़ क्या है, बाढ़ की परिभाषा लिखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बाढ़ के आने के पीछे कौन कौन से कारण है, बाढ़ के आने के पीछे कौन कौन से कारण है। तीसरा पूछ सकता है कि बाढ़ के प्रभाव क्या है, बाढ़ के प्रभाव क्या है। फिर अगला पूछ सकता है कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से उपाय, आखिर कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसका हम लोग उपयोग करके बाढ़ के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे आता है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, यानी भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं। तो ये आपके जितने भी पांचों पॉइंट हुए, पांचों पॉइंट के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि लॉन्ग में आपसे पूछा जाता है लिखने के लिए, तो वहां पूछा जाएगा कि बाढ़ क्या है, इसके कारण प्रभाव को लिखें, तो वो आपका लॉन्ग आंसर बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यदि आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो ये जितने भी आपको पार्ट हम बताए, इससे अलग अलग करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि बाढ़ की परिभाषा क्या है। बाढ़ की परिभाषा समझने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि बाढ़ आता कहाँ है। इमेजिन करना है बाढ़ कहाँ आता है। तो बाढ़ हम लोग अक्सर कहाँ देखते हैं, नदी में देखते हैं। नदी का जो क्षेत्र होता है उनको वहां बाढ़ देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम माने ये मेरा कोई नदी है, ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, और ये एरिया पूरा इलाका है, ये नदी का क्षेत्र है। यहाँ पे इधर मानव की बस्तियां हैं, या फिर बोल सकते हैं मानव का घर द्वार है, यहाँ मानव रहते हैं। जैसे कि यहाँ कोई पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है। ये नदी जिस एरिया से गुजरेगी, जिस एरिया से गुजरेगी, इसमें पानी में बढ़ोतरी कब होगी? जब अत्यधिक वर्षा होगी। जब क्या होगी? मूसलाधार वर्षा होगी। जब मूसलाधार वर्षा होगी तो इस नदी में जहां तक जलस्तर था पहले, क्या वहां तक रहेगा या फिर उसके जलस्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी? अब इसलिए है कि क्या देखने को मिलेगी? वृद्धि देखने को मिलेगी। और जब इस जलस्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो इस नदी का जो जल है वो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे, और वहां के जो जनजीवन है उनको प्रभावित कर देंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, ये क्या कहलाएगी? बाढ़ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाढ़। तो बाढ़ की परिभाषा हम लोग को कहां से देखने को मिला? तो बाढ़ से ही देखने को मिला। नहीं, जब हम लोग बाढ़ को एब्जॉर्व करते हैं, बाढ़ के बारे में सोचते हैं, तो वहीं से हम लोग को परिभाषा देखने को मिलता है, आखिर बाढ़ क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि जब जब अत्यधिक वर्षा होती है, तो अत्यधिक वर्षा होती है तो ब्रैकेट में लिख देना है मूसलाधार वर्षा। लगातार, जब लगातार बारिश होता है, जब अत्यधिक वर्षा होती है, तो जल स्रोतों का जल स्रोतों का जलस्तर जल स्रोतों का जलस्तर, जल स्रोत में आपका नदी भी हो सकते हैं, बड़े बड़े झील भी हो सकते हैं। ठीक है, जल स्रोतों का जलस्तर जलस्तर में वृद्धि होती है, जलस्तर में वृद्धि होती है, जिसके कारण जिसके कारण अचानक जिसके कारण अचानक जल का जल का फैलाव जल का फैलाव उस जलीय क्षेत्र के उस जलीय क्षेत्र के इलाकों में हो जाता है, उस जलीय क्षेत्र के इलाकों में हो जाता है, जिसके कारण जिसके कारण वहां के जनजीवन वहां के जनजीवन प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और ये पूरी स्थिति बाढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है? बाढ़। यानी यहीं से आपका परिभाषा छिपा हुआ है कि जब कोई भी नदी है या फिर कोई भी जल स्रोत है, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो उसका जलस्तर क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, जलस्तर में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि जो वो जो क्या कहते हैं पार्टिकुलर, जो आपका कोई भी जलीय क्षेत्र है, चाहे आपका
कोई बड़ा सा झील हो सकता है या फिर समुद्र नदी हो सकता है। तो ये जो जल है वो क्या करते हैं कि वो इलाके में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण कि भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो बाढ़ की परिभाषा समझ गए होंगे कि आखिर बाढ़ की परिभाषा क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि बाढ़ के आखिर आने के पीछे कारण क्या है, आखिर बाढ़ क्यों आती है, जरा सोचें। पहला तो सोच सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा यानी मूसलाधार बारिश, जब लगातार कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है तो क्या होता है कि जो जितने भी हमारे जलीय क्षेत्र हैं, चाहे नदी है या फिर बड़े बड़े झील है, तो उसके जलस्तर में वृद्धि होती है, जिसके कारण जो जल है वहां से उछाल मारते हुए या फिर वहां से बढ़ते हुए जो प्रभावित जो उसके आसपास के क्षेत्र वहां पे फैल जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ आती है। तो पहला क्या हो गया, अत्यधिक वर्षा। दूसरा है जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि। तो जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि का कारण क्या है, तो बाढ़ ही है, क्या कहते हैं तुम्हारा, वर्षा ही है। यानी जब अत्यधिक वर्षा होगी तो हम लोग को स्थिति देखने को मिलता है। अगला है ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर कब पिघलेंगे, ग्लेशियर के पिघलने के पीछे सबसे बड़ा जो वर्तमान समय का कारक है वो जिम्मेदार है आपका ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में जब जैसे जैसे वृद्धि देखने को मिलती है तो ग्लेशियर क्या होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, जिसके कारण ये ग्लेशियर क्या है, ये नदी का मुख्य स्रोत है। जैसे हम ये गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है, जब अत्यधिक और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, और ज्यादा पिघलेगा। क्या होगा, और ज्यादा पिघलेगा। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका जो जल है वो कहाँ आएगा, गंगा नदी में आएगा। तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक दिन गंगा नदी में भयानक हम लोग को बाढ़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लेशियर का पिघलना। यानी जब अत्यधिक मात्रा में ग्लेशियर पिघलते हैं तो भी बाढ़ का कारण बन सकता है। तीनों क्लियर हो गया। अगला है वन की कटाई। देखिए वन की कटाई बाढ़ आने के पीछे कैसे जिम्मेदार है। जैसे कि एक एक जंगल का इलाका है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा जंगल का इलाका है, यहाँ पे घना जंगल है, विशाल जंगल है। ठीक है, क्या है, घना जंगल है, और यहाँ से एक नदी गुजर रही है, नदी गुजर रही है। अब जैसे इस जंगल के जितने भी वन हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। जैसे इसको काटेंगे ये पूरा सुनसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुनसान। जैसे पेड़ को काटेंगे तो मिट्टी से जो पकड़ था उस जड़ का वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, समाप्त। जब जड़ जब पकड़ मजबूत थी तो उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे पकड़ समाप्त हो गया, अचानक जैसे बारिश होता है, इस मिट्टी को क्या करेगा, आसानी के साथ उखाड़ के ले जाएगा। क्या करेगा, उखाड़ के ले जाएगा। और उखाड़ के ले जाएगा, ये मिट्टी कहाँ जाएगा, इस नदी में जाएगा। कहाँ जाएगा, इस नदी में जाएगा। जितनी बताइए ये नदी पहले गहरी थी, जितनी ये नदी पहले गहरी थी, क्या अब उतनी गहरी रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। क्योंकि इस जो भी ये अवसाद जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, नदी में गिर जाएंगे। नदी में जाएंगे तो नदी का जो बोल सकते हैं स्तर है उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। नहीं, यदि नदी पहले यहाँ तक थी अब नदी यहाँ तक हो जाएगी। अब जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है कि हम लोगों को जैसे ही बारिश जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इस नदी का जल है वो तो और ऊंचा उठ जाएगा, ऊंचा उठेगा ना, यानी इधर से ऊपर उठते हुए इधर से इलाके में प्रवेश कर जाएगा। तो वो क्या है, वो एक जल का ही बड़ा का ही कारण बन सकता है। तो ये क्या हो गया, वनो उन्मूलन। यानी जब हम लोग वृक्षों की कटाई करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, तो वो भी हमारे बाढ़ आने के पीछे जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यानी यहाँ से मिट्टी मिट्टी में जो पकड़ है वो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये चारों क्लियर हो गए। अगला है शहरीकरण। क्या है, शहरीकरण। बढ़ते मानव की आवश्यकताओं के कारण मानव ने क्या कर रहा है, बड़े बड़े शहर का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, बड़े बड़े शहर का निर्माण कर रहा है। जब शहर का निर्माण करेगा तो शहर पहले कभी ना कभी क्या रहा होगा, एक सुनसान एरिया रहा होगा। या फिर जैसे कि चलिए हम छोटे शहर की बात करते हैं। ये कोई हमारा बीच में छोटा शहर है, क्या है, छोटा शहर। अब ये शहर का जो ये अमलैंड का एरिया है, ये जो अमलैंड का एरिया है
इस अमलैंड के एरिया में आपको उतना जनसंख्या का घनत्व देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, खाली प्लॉट मिलेंगे। यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, इस शहर का जो मकान है उसका इसमें विस्तार होगा। क्या होगा, विस्तार। यानी लोग धीरे धीरे पहले यहाँ रहते थे, धीरे 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 इधर ग्रो करेंगे। इधर जब रुख करेंगे, यहाँ के संसाधन का दोहन करेंगे। क्या करेंगे, दोहन करेंगे, पेड़ पौधों की कटाई करेंगे, वहां अपना घर बनाएंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, उसके बाद खेलने के लिए मैदान बनाएंगे। तो सब जगह क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वृक्षों की कटाई हो रहा है। क्या हो रहा है, कटाई हो रहा है, या फिर हमारे प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है। जितने भी इस इलाके में पेड़ पौधे होंगे या फिर जो भी चीज होंगे उसका नुकसान हुआ होगा। ये सब किसके कारण हुआ, तो शहरीकरण के कारण हुआ। यदि मानव शहर का विकास नहीं करता, ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है, अगला है चक्रवात और तूफान। अभी जैसे कि हम बात करें, अभी वर्तमान की स्थिति, पिछले एक सप्ताह से लगातार हम लोग को आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। ये आंधी तूफान कहीं जाके इतना भयावह स्थिति उत्पन्न किया है कि बहुत बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े हैं वो गिरे हुए हैं, ओले गिरे हुए हैं। उसके कारण भारी क्षति देखने को मिला है, या फिर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हुई है। यदि इसी तरह स्थिति लगातार और एक सप्ताह रह जाएगा तो क्या होगा, ये भी बाढ़ का स्थिति बन सकता है। बाढ़ का स्थिति बन सकता है ना। चक्रवात और तूफान ये भी बाढ़ की स्थिति बन सकता है। इसमें भी अक्सर हम लोग को बारिश देखने को मिलते हैं। अगला है भूकंप। अब भूकंप से बाढ़ कैसे आ सकता है, सोचिए जरा। देखिए, भूकंप से बाढ़ आने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम मान लिए ये एक कोई नदी है, इधर से बह रही थी। ठीक है, इधर से बह रही थी, यहाँ पे पहाड़ था, यहाँ भी पहाड़ था। ठीक है, जैसे भूकंप आता है, जैसे भूकंप आता है, ये पहाड़ में कंपन होगा, नदी में कंपन होगा। ये पहाड़ का जो ये इलाका था, ये गिर के इधर नदी में गिर गया, ये भी गिर गया। जिसके कारण नदी का रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, ब्लॉक। अब जैसे नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया, ये नदी जब इधर से आ रही थी, क्या इसको आर पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तुरंत। तो इस इलाके में जो ये इलाका होगा, वहां क्या होगा, जल जमाव होगा। क्या होगा, जल जमाव होगा। जब जल जमाव होगा तो बाढ़ के कारण बनेगा ना। तो भूकंप भी बाढ़ आने के पीछे जिम्मेदार है। यदि कहीं पे आपको भूकंप जब भारी मात्रा में देखने को मिलता है, तो यदि वहां पे नदी नदी का इलाका है, नदी का मार्ग में अवरुद्ध होता है, तो भूकंप की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, ये जितने भी कारण बताए आपको, ये क्या हो गए, बाढ़ आने के कारण। तो बाढ़ आने के कारण यदि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, और इसके बारे में कम से कम 5 लाइन करके भी यदि आप लिखिएगा तो आपका एक अच्छा सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, जिसमें है कि बाढ़ के प्रभाव। आखिर बाढ़ का प्रभाव कैसे हम लोग के ऊपर पड़ता है, फिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में समझते हैं। पहला है जान माल की क्षति। जान माल की क्षति, जब बाढ़ आती है तो हम लोग वीडियो वगैरह में देखते हैं किसी भी क्षेत्र का, तो काफी मात्रा में जो मवेशी वगैरह होते हैं या फिर जो जनजीवन होते हैं, जिसमें कि आदमी वगैरह भी उसमें क्या होते हैं, बह जाते हैं। ये क्या हो गया, जान माल की क्षति हो गया, भारी नुकसान होता है। ठीक है, अगला है अवसंरचना की क्षति। जब बाढ़ किसी इलाके में आता है तो वहां के इलाके, नदी का जो आसपास का क्षेत्र होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, जो कहाँ समा जाते हैं, नदी का जो बाढ़ बाढ़ है उसमें समा जाते हैं, नदी की धारा में समा जाते हैं। जैसे कि पिछले साल यदि हम बात करें तो कोसी नदी में भयानक बाढ़ आई थी, जिसके कारण की कोसी का जो तटबंध का इलाका है, कोसी नदी का जो क्षेत्र है, उस एरिया के मकान बहुत क्या हो गए, ढह गए। ये क्या है, ये हमारी अवसंरचना की क्षति है। क्या है, अवसंरचना की क्षति। आगे आर्थिक क्षति। बाढ़ बाढ़ अक्सर कब आता है, मानसून के टाइम में। जब हमारे इंडिया में क्या चल रहा होता है, मानसून का सीजन चल रहा होता है, यानी जुलाई से बोल सकते हैं सितंबर के बीच में हम लोग को अक्सर बाढ़ देखने को मिलते हैं। क्योंकि जुलाई से सितंबर क्या है, हमारा मानसून का सीजन है। क्या है, मानसून का सीजन है। तो इसी इसी जो सीजन है, मानसून का जो सीजन है, इसी सीजन में सबसे अधिक बाढ़ आती है। क्यों आती है, क्योंकि वर्षा सबसे अधिक होती है। तो मानसून का सीजन हम लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। उस टाइम में मक्का, आपका धान, और जितने भी दलहन के भी कुछ, जैसे कि मूंग वगैरह, उड़द वगैरह, वो लगाया जाता है। या फिर आपका जो जूट है उसकी भी लोग खेती करते हैं। जब बाढ़ आती है तो जितने भी उस क्षेत्र में खेत होते हैं, जिसमें कि धान या फिर लगे हो, या फिर जो क्या कहते हैं उच्च भूमि है जिसमें मक्का लगा हो, या फिर जिसमें आपका क्या कहते हैं पटसन लगा हो, तो उसको क्या करते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, आर्थिक क्षति।
हमारे किसानों को क्या होता है, उससे आर्थिक क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है। ये क्या हो गया, आर्थिक क्षति। अब जैसे कि अभी आपको, आप जैसा अवलोकन कीजिए, अभी आपको जो तूफान देखने को मिला, ये हर किसी इलाके में बात कीजिएगा आप इंडिया के, तो वहां पे तूफान देखने को मिला है इस ये एक सप्ताह के दरमियान में। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारी जायद फसल थी, यानी गर्मा जो फसल थी, या फिर रबी फसल में भी, जैसे कि गेहूं, कोई कोई किसान ऐसे थे जिन्होंने की गेहूं की कटाई अच्छे तरीके से करके उसका थ्रेसिंग करके रेडी कर दिया था। लेकिन बहुत से किसान ऐसे ऐसे थे जिन्होंने की गेहूं की कटाई की थी, बट उसकी थ्रेसरिंग नहीं कर पाई थी। तो क्या हुआ, जैसे ही तूफान आया, जैसे ही बारिश आया, तो गेहूं का फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। या फिर जो भी किसान जो कि लत वगैरह का खेती किए थे, या फिर जो बोल सकते हैं कद्दू वगैरह, या फिर आपका नेनुआ वगैरह, ये सब जो लगाए थे, खीरा वगैरह लगाए थे, तो उसका भी क्या हुआ, नुकसान देखने को मिला। ये सारा क्या है, ये सारी आपकी आर्थिक क्षति ही है। यानी जब बाढ़ आती है तो काफी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुंचाती है, आर्थिक क्षति करती है। अगला है सामाजिक क्षति। अब जैसे कि ये